अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल सबके सामने है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की नाकामी है। हुँ, मैं कहूँगा ये पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है। मैं कहूँगा ये रियासत-ए-पाकिस्तान की नाकामी है। हमें अपनी नाकामियों से मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। पहली बात ये है कि हम अपनी नाकामी तस्लीम करेंगे तो अपनी इस्लाह करेंगे। देखें ये हेयर ऑफ़ 2 है। हेयर ऑफ़ 1 भी इतना ही ज़बरदस्त था। हेयर ऑफ़ 1 के बाद हमें यकीन दिलाया गया कि आइंदा दहशतगर्द इस पोज़ीशन में नहीं होंगे, हमने उनकी कमर तोड़ दी है। लेकिन उन्होंने हेयर ऑफ़ 2 हमें करके दिखाया है और दोबारा रियासत को चैलेंज किया है। 12 शहरों में उन्होंने ऑपरेशन किया है, बैंक लूटे हैं, सीटीडी के दफ्तरों पे कब्ज़ा किया है, रियासती इदारों के दफ़ातर पे कब्ज़ा किया है, रिट कायम की है। और क्या होता है? आप कहेंगे जी हमने खाली करा लिए। भाई उन्होंने कंट्रोल 12 घंटे रखा। 12 घंटे 12 शहरों में बलूचिस्तान के उन्होंने अपना कंट्रोल रखा, उन्होंने हमारे लोग मारे, हमने उनके लोग मारे, एक जंग का समा था, स्टेट विद इन स्टेट वाली बात है। हम ये कैसे कह लें कि मैं नहीं इसको मानता कि ये जी हमारे सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी है, हमने बड़ा फतह के जश्न झंडे गाड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स अ टोटल फेलियर, इट्स अ कोलैप्स और पीपल शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। कि सवाल ये है कि हर कभी ट्रेन हाईजैक हो जाती है, कभी हेयर ऑफ 1 हो जाता है, कभी किसी शहर पे कब्जा हो जाता है, कभी किसी शहर पे कब्जा हो जाता है। और हम केपी के हवाले से तो चलें जी, फौज का बयानिया है कि केपी की हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, इसलिए हम दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दे सकते। केपी के हवाले से आपका बयानिया है कि वहाँ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हो रहा, लिहाजा हम वहाँ दहशतगर्दों को शिकस्त नहीं दे सकते। बलूचिस्तान के हवाले से तो फौज का ये बयानिया नहीं है, रियासत का हुँ, ये बयानिया नहीं है। आप तो कहते हैं सरफराज बुगटी जो है वो गुड बॉय है, वो स्वीट बॉय है, वो तो दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। वो तो नेशनल एक्शन प्लान के 14 नकात पर मनोअन अमल कर रहा है। आप कहते हैं वहां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियां बन गई हैं, वहां तो कमाल हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये कमाल है जो आप हमें दिखा रहे हैं, कि पाकिस्तान का दुनिया में एक बनाना रिपब्लिक का मजाक बन जाता है। हमारी वहां पे कोर मौजूद है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे मौजूद हैं, हम क्यों नहीं ये नेटवर्क तोड़ पाते? ये क्या नेटवर्क है जिसमें 12 शहरों पर हमला हो जाता है और हमारे किसी इंटेलिजेंस नेटवर्क को पता नहीं लगता इसकी तैयारी का, उनकी सहूलतकारी का, उनके आने का, उनके जाने का। हमें कुछ पता ही नहीं लगता। वो आ जाते हैं, 12-12 शहरों पर कब्जा करते हैं, 12-12 घंटे कब्जा रखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हमने उनको मार दिया। भाई वो तो आई मरने थे। वो कौन सा हुँ। जिंदा निकल जाने के लिए आए थे? जिंदा निकल जाने के लिए आए होते तो घंटे बाद वापस चले जाते। वो तो अपना कब्जा बरकरार रख रहे थे, फिर आपने उनसे कब्जा छुड़ाया। हमारी पूरी फौज गई, हमने उन्हें शिकस्त दे दी। यकीनन हम नंबर में ज्यादा हैं, हमारी फौज के पास असला बड़ा है, हमारे पास एयर पावर है, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास ड्रोन है, हमारे पास सब कुछ है। मैं मानता हूं हमने उनको शिकस्त दी, लेकिन उनका आ जाना ही हमारी नाकामी है। मैं ये कोई फतह की नहीं कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी दिखाई, उनसे इलाके खाली करा लिए। भाई खरा करा ही लेने थे। हम तो, मेरा मतलब है, भारत से अपने इलाके खाली करा लें तो वो ये पिद्दी और पिद्दी के शोरबे क्या चीज है? सवाल तो बहुत सिंपल है कि वो आकर किस तरह इन इलाकों पर कब्जा कर जाते हैं। अब देखें ना, बशीर ज़ेब की वीडियोस आई हैं, जो बीएलए के सरबराह हैं, मोटरसाइकिल पे कि मैं इसकी जो है कर रहा हूँ, क्यादत कर रहा हूँ। हुँ, अगर बशीर ज़ेब पाकिस्तान में है और उसने हेयर ऑफ 2 की क्यादत की है, तो फिर बशीर ज़ेब जिंदा कैसे बच गया? हम तो ये जानना चाहेंगे ना कि फिर बशीर ज़ेब आपसे जिंदा बच के कैसे चला गया? इसका मतलब है कि लोग आपसे जिंदा बच के गए हैं। और अगर हुँ, बशीर ज़ेब भी जिंदा बच गया तो फिर बाकी जो मारे हैं वो तो बेचारे प्यादे थे। आप वीडियोस तो देखें बीएलए के अकाउंट से, कैसी-कैसी वीडियोस हैं, किस तरह उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, किस तरह अपना कब्जा रखा है। मैं मानता हूँ वो सारी सच्ची नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वो सारी सच्ची हैं, लेकिन सारी झूठी भी तो नहीं है ना। आफ्टर ऑल 12 जगहों पे आप भी तो मानते हैं कि हमला हुआ है। आप कौन सा कह रहे हैं कहीं हमला नहीं हुआ? आप भी कह रहे हैं 12 जगहों पर हमला हुआ है। आप भी कह रहे हैं हमने 67 दहशतगर्द मारे हैं।
بھئی آپ نے مارے ہیں، اس کا مطلب 150 آئے ہیں جن میں سے 67 آپ نے مار دیے ہیں، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں بیچ میں سے کئی زندہ بھاگ گئے ہیں. بھئی جو بھاگ گئے ہیں آدھے سے زیادہ تو بھاگ گئے ہیں نا، باقی آپ نے مارے ہیں. آپ اپنے نقصان چھپا رہے ہیں. میں نہیں مانتا 10 لوگ صرف ہمارے مارے گئے ہیں. لہذا میرے خیال میں ہمیں آج پہلے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ناکامی ہے، یہ ہوں ریاست کی ناکامی ہے، اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اس کے حوالے سے بیٹھنا پڑے گا. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی بلوچستان بہت بڑا ہے، وہاں پر اتنے 1000 کلومیٹر سڑکیں ہیں، ان کو سیف نہیں کیا جا سکتا. بھائی جو بڑے بڑے ملک ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے سیف کرتے ہیں؟ ریاست کے جتنے بھی وسائل لگتے ہیں لگائے جائیں، کیوں نہیں لگائے جاتے؟ ریاست کو وہاں بلوچستان کو سیف کرنے کے لیے جتنا بھی پیسہ چاہیے، یہ وار ٹائپ سچویشن ہے. آپ کہیں جی کہ بلوچستان کے پاس وسائل نہیں ہے. بھائی اس وقت تو پاکستان کی بقا کا سوال ہے. ہم نے بلوچستان کو سیو کرنے کے وسائل نہیں خرچنے، ہم نے ہوں پاکستان کی بقا پر پیسے خرچنے ہیں. آپ نیشنل ایکسچیکر سے دیں، آپ جیسے مرضی دیں، آپ آئینی ترمیم کر کے بلوچستان کی سیکیورٹی کے لیے فنڈز پیدا کریں، جو بھی کریں. اور میں یہ بھی نہیں مانتا کہ جی وہ افغانستان سے آئے تھے تو اب افغانستان پہ تو ہم حملہ نہیں کر سکتے. بھئی ہم افغانستان پر حملہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہوں ہمارے ہاتھوں میں بند گئے ہیں. ہم کیوں قطر اور ترکی کے آگے یرغمال بنے ہوئے ہیں؟ ان کے اپنے مفادات ہیں. ہمارے یہاں اتنا بڑا حملہ ہو گیا، ہمیں تن کے افغانستان پہ آج ہم جواب دینا چاہیے. وہاں جتنے ٹھکانے ہیں سارے 2 دن میں ختم کر دینے تو چاہیے. سر کیا ہو ایک جائے چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس کیا؟ طرح سے یہ کہا جاتا ہے بار بار کہ پاکستان ہارٹ سٹیٹ بن چکا ہے اور منہ توڑ کاروائیاں آگے بھی کی جائیں گی، تو آج جو کاروائیاں کی گئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ منہ توڑ تھی، ان کی نوعیت اتنی تھی کہ جتنی ہونی چاہیے تھی؟ یہ ریئیکشنری تھی، مطلب کسی نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، میں نے قبضہ چھڑا لیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس نے قبضہ کر کیسے لیا؟ ایگزیکٹلی. میرا تو یہ سوال ہے کہ یہ دہشت گرد 12 12 گھنٹے ہمارے شہروں کو یرغمال بناتے ہیں، سڑکوں پہ ناکے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور ہم ہر دفعہ ان کا جو ہے کہتے رہتے ہیں اگلی دفعہ نہیں ہوگا، اگلی دفعہ نہیں ہوگا. بھائی اس دفعہ کیسے ہو گیا؟ دی ہیڈ شوڈ رول ڈاؤن. اب یہ میں آپ کو بڑی سمپل بات بتاؤں، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سوال ہے کہ جی آپ کے سیکیورٹی فورسز، آپ کے حساس اداروں کا نیٹ ورک وہاں پہ مضبوط ہونا چاہیے. ہوں آپ کو وہاں پہ اگر فوج کی ڈپلائمنٹ زیادہ کرنی ہے تو آپ کریں، جو بھی کرنا ہے کریں، لیکن بلوچستان کو سیف تو کرنا ہے. میں مانتا ہوں جی کے پی میں نہیں آپ کی چل رہی، جی کے پی کی حکومت کہتی ہے میں آپریشن نہیں ہونے دوں گی، کے پی کی حکومت دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کے پی کی حکومت یہ ہوا ہے. بھائی بلوچستان کی حکومت تو نہیں دہشت گردوں کے ساتھ ملی ہوئی، بلوچستان کی حکومت تو نہیں کہہ رہی کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، بلوچستان کی حکومت تو کچھ نہیں کر رہی. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس کو ناکامی کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے. دوسری ہوں بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے ذمہ داران کا تعین کرنا چاہیے. یہ کس کی نالائکی اور نااہلی ہے، یہ گفتگو ختم کرنی چاہیے کہ جی بڑے ہمارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں، اچھا کام نہیں کر رہے. اچھا کام کر رہے ہوتے تو یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ دی ہیڈ شوڈ رول ڈاؤن، اور ہوں ہمیں اس بلوچستان کے حوالے سے ایک کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ، کم از کم بلوچستان کی اسٹریٹجی تو ایسی بنا لیں کہ بلوچستان سیف ہو جائے. ہم کہیں جی کہ آپ کے ساتھ اگر سول حکومت نے تعاون کیا، آپ نے بلوچستان کو کلین کر دیا، کے پی ہوں کی حکومت تعاون کرے آپ کے پی کو کلین کر دیں گے. پر اگر بلوچستان کی حکومت آپ سے تعاون کرتی ہے اور آپ بلوچستان بھی کلین نہیں کر پاتے، تو پھر کے پی کی حکومت بھی تعاون نہیں کر رہی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بلوچستان جب آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت کمپیریٹیو انالیسس میں آپ کی بڑی مدد کر رہی ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے، تو پھر ہوں بلوچستان میں امن بھی نظر آنا چاہیے. اور اگر بلوچستان کا حال کے پی سے برا ہے تو پھر حکومت تعاون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ فوج کا ہوں بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا اس سے. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے یہ ویک اپ کال نہیں ہے، کئی ویک اپ کالز آ چکے ہیں. میں کہوں جی ہوں یہ ویک اپ کال ہے، نہیں، یہ احتساب کا معاملہ ہے. یہ اب ہیڈ شوڈ رول ڈاؤن. تو مصطفی صاحب کیا دہشت گردی کا مستقل حل صرف فوجی طاقت ہی رہ گئی ہے؟ جی بندوق کو تو بندوق سے ہی شکست دی جا سکتی ہے نا، ہوں بندوق کو دلیل سے تو شکست نہیں دی جا تو سکتی. یہ جو سرحد جیسے پار بیرونی مداخلت ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے، فنڈنگ بھی بے سر شمار ہوتی ہے. تو پاکستان کی فوج کے پاس جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، پاکستان کی ہوں فوج کے پاس فنڈنگ نہیں ہے. یہ ہوں دو فوجوں کا مقابلہ ہے، بندوق کا بندوق سے مقابلہ ہے.
असले का असले से मुकाबला है, हमें जीत के दिखाना है पाकिस्तान की फौज ने हम्म। इसको, चाहे अफगानिस्तान के अंदर जाकर जीत के आए या हम्म। बलूचिस्तान के अंदर जीत के दिखाए, उसने हमें जीत के दिखाना है। तो मुज़फ़्फ़र साहब, अब बात करेंगे बड़ा सियासी इत्तेहाद का मुश्तरका एलामिया ये जो जारी हुआ है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? मेरे ख्याल में ये जो मुश्तरका एलामिया है ना, ये केपी हुकूमत के ऊपर चार्जशीट है। उसमें हुँ। केपी हुकूमत पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है। हुँ। उसमें ये कहा गया है कि फंड्स जो हैं वो सियासी बुनियादियों पर तक़सीम हुए हैं। उसमें हुँ। ये भी कहा गया है कि वफ़ाकी और केपी की हुकूमत बयानबाज़ी से तीरा का नुकसान ना करें, बल्कि यहाँ पर लोगों की आके मदद करें। मेरे हुँ। ख़्याल में जो कि तीरा के ये जो जिरगे का एलामिया है ना, ये सारी कहानी बता रहा है कि वहाँ जो पैसे तक़सीम होने थे, उसमें बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। उस एलामिये में साफ लिखा हुआ है और मेरे ख़्याल में ये जो करप्शन हुई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये तहकीकात के लिए नैब और बाकी इदारों को सामने आना चाहिए। ये इस तरह जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पैसों में करप्शन करते हैं, ये आज दहशतगर्दों की सहूलतकारी है। अगर तीरा में के फंड्स उन लोगों को मिल गए हैं जो तीरा में थे भी नहीं और पीटीआई के वर्कर्स थे, तो ये हुँ। भी अपनी जगह एक मैं समझता हूँ दहशतगर्दों की सहूलत है। हमें सही हकदारों तक फंड्स नहीं पहुँच सके हैं और लोग इस हवाले से आज एहतजाज कर रहे हैं। अब कल वहाँ पर जमरूद में सुहेल अफरीदी साहब का जलसा है। आज ज ज जिरगा हुआ है, कल जलसा है। अब कल हुँ। वहाँ पे सुहेल अफरीदी साहब फ़ौज के खिलाफ एक तकरीर करेंगे और जो है फ़ौज कहेंगे जी कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। भाई तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा। तीरा में ऑपरेशन होगा जब बर्फ हट जाएगी। इस वक़्त वहाँ कौन-सा ऑपरेशन है? तीरा के लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें भत्ते की कॉलें आ रही हैं, वरा ब त तवान है अफ़गानिस्तान से, उससे हमारी जान कौन छुड़ाएगा? वहाँ जो बदअमनी है, उससे जान कौन छुड़ाएगा? वो तो केपी हुकूमत ने छुड़ानी है ना। मेरे ख़्याल में जो एलामिया है, वो पाकिस्तान की अवाम को पढ़ना चाहिए। उनको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ के लोग केपी हुकूमत के खिलाफ किस तरह बात कर रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़र साहब, नैब कवानीन की अगर हम बात करें तो अहम तरमीम का बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा, इसके क्या असरात होंगे? क्या कमेंट करेंगे? मेरा ख़्याल है इस वक़्त चूँकि चेयरमैन नैब लगाने के लिए आपको हुकूमत और ऑपोज़िशन के दरमियान एक इत्तेफ़ाक राय चाहिए। हुँ। लेकिन ना चेयरमैन नैब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये लोग तो जी आप लगाते हैं, आपने लगाने हैं कौमी असेंबली लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन और लीडर ऑफ द हाउस ने मिलके। अब हुँ। सूरत-ए-हाल ये है कि इस वक़्त तो ना लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन और लीडर ऑफ द हाउस ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं, ना ही वो चेयरमैन नैब पर मुत्तफ़िक हो सकते हैं। हुँ। तो लिहाज़ा अगर चेयरमैन नैब की मुद्दत ख़त्म हो जाए और वो घर चले जाएँ तो ऐन मुमकिन है कोई नया चेयरमैन नैब लग ही ना सके। हुँ। इससे पहले 27वीं तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कवर दे दिया गया था कि जब तक कोई नए नाम पर इत्तेफाक ना हो, पिछला काम करता रहेगा। लेकिन मेरा ख़्याल है उस वक़्त जो है, वो चेयरमैन नैब का नाम उसमें शामिल करना इनको याद नहीं रहा या इनके ख़्याल में नहीं था। हुँ। अब मेरा ख़्याल है चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत को काबिल तौसीह बनाया है कि उसमें एक्सटेंशन की जा सकेगी। नैब ऑर्डिनेंस की शिक 5, 6 और 7 में तब्दीली की जा रही है और पहले जो करप्शन की हद 50 करोड़ थी, उसे कम करके 30 करोड़ 30 करने की करोड़। तजवीज़ शामिल करने की तजवीज़ है। अब ये कोई केस इनके पे हाथ आया होगा जो 30 करोड़ का होगा या करना चाहते होंगे, लेकिन ये तरमीम जो हैं ये अब सेनेट में जमा हुई हैं और मैं समझता हूँ कि ये सियासी बुनियादों पर की जाने वाली तरमीम है। इस वक़्त चूँकि पीटीआई के पास लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन की स्लॉट है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाज़ा हुकूमत अपनी 2 तिहाई और सादा अक्सरियत के ज़रिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर रही है और एक नया सेक्शन जो है 32 ए भी उसमें आना चाहता है, जिसमें नैब के की जो जो सेकंड अपील जो है वो वफ़ाकी आईनी अदालत में उसकी राइट ऑफ अपील एक बढ़ाने का फैसला है कि नैब में अगर आपके खिलाफ सज़ा हो जाए और सुप्रीम कोर्ट से भी आपके खिलाफ हो जाए, तो फिर आप आईनी अदालत में मुकदमा जो है अपील कर सकें। अब ये पहले भी राइट ऑफ अपील की बात हुई थी, आपको याद है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी, लेकिन अब ये एक और तरमीम देने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल जो नैब का कानून है ना, वो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह का हक नहीं देता है। नए कानून के ज़रिए इसकी तौसीह के ये जो ओहदे हैं, ये काबिल तौसीह बनाने की बात की जा रही हुँ। है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।